आपका आज से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। मॉडर्न फिजिक्स का हाँ चश्मा लगा के आज पढ़ा रहा हूँ। आँख पे इफेक्ट पड़ता ना, इसलिए चश्मा लगा लिया। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में मैं चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला आपका चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर आएंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके बाद वाला चैप्टर आपका होगा एटम, उसके बाद न्यूक्लियस। ये 3 चैप्टर से हर एक साल 4 या 5 क्वेश्चन आता है। 2024 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे और 2025 में 1 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर करते हो तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो भी आएगा कर लोगे। समझो, सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटोन थ्योरी आएगा। तो जैसे देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो वैसे ही फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोन क्या होता है, लिखा हुआ है इन 1819 सबसे पहले प्लांक्स प्रोपोज्ड that electromagnetic radiation or light is quantized and exist in the form of photon। पहले इसको क्वांटा के नाम से जाना जाता था। तो जैसे किसी भी मटेरियल में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैसे ही लाइट में क्या होता है, आपका फोटोन होता है, ठीक है। अब जैसे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की बात करें तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या हो जाएगा, hc/λ। और आप लोग जानते हैं कि c/λ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जहां भी इसमें इस तरह का टर्म लिखा होगा म्यू, इसका मतलब समझना कि ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन hc/λ याद रखोगे या h म्यू याद रखोगे। जब आपको वेवलेंथ दिया रहेगा तो hc/λ लगाओगे, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो h म्यू लगाओगे। आगे आओगे तो आगे है आपका लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए स्मॉलर एनर्जी वैल्यू। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज में क्या था, Q बराबर Ne थी, Ne था ना, N यहाँ पर क्या था, इंटीजर्स था। तो वैसे ही फोटोन भी कभी पॉइंट में नहीं होगा कि 1.5 फोटोन हो गया, 2.5 फोटोन हो गया। फोटोन भी इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, वही चीज बोल रहा है ये। तो Q बराबर क्या है, NhV। यानी अगर नंबर ऑफ फोटोन निकालना होगा तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे हम, Q अपॉन में h म्यू। यानी म्यू को फिर से चेंज करोगे c/λ से, तो Q λ अपॉन में hc हो जाएगा। तो इसको आप माइंड में रखना। अब जैसे मान लो कि ये बल्ब है, बल्ब जैसा ही दिख रहा होगा आपको। तो बल्ब से क्या, मान लो कि बल्ब है, बल्ब पे इसका रेटिंग मेजर होता है कि कितने वाट का बल्ब है। तो मान लो कि ये बल्ब का अगर मुझे रेटिंग पता है कि ये 80 वाट का है, तो इसमें से क्या निकल रहे हैं, ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं, तो वही चीज बोला है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय ए सोर्स। यानी कितने नंबर ऑफ रेडिएशन इससे इमिट होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सोर्स अपॉन में एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यानी एक फोटोन की जो एनर्जी होगी इस बल्ब के पावर को उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इससे पर सेकेंड कितना फोटोन इमिट हो रहा है। समझ में आया। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अब यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा। तो फोटोन के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज है सबको मैं पढ़ के समझाता हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। जो प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। टाइमर चल रहा है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में पहला प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, फोटोन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट। यानी फोटोन क्या होता है, ट्रेवल करता है कैसे, स्ट्रेट लाइन में। इसका स्पीड क्या होगा, तो जो लाइट का स्पीड होता है वही स्पीड होगा फोटोन का। तो लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोटोन का स्पीड क्या होगा, तो फोटोन का स्पीड क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह पहला प्रॉपर्टी था, इसको याद कर लो। दूसरा है फोटोन इज नॉट ए मटेरियल पार्टिकल, इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब कहने का मतलब है कि फोटोन है वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। मतलब जो भी फोटोन निकल रहा होगा उस एनर्जी का फॉर्म होगा। यानी एक फोटोन है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगा, 2 फोटोन आएगा उसके पास कुछ एनर्जी होगा। ये चीज बोल रहा है। तीसरी बातें बोल रहा है विद चेंज इन मीडियम। तो आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, अगर मीडियम चेंज करते हैं तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। तो वही चीज बोल रहा है कि विद चेंज इन मीडियम द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंज। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद रखिएगा। बट फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में ले जाओ, एयर रहे वाटर रहे, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। तो उसी प्रकार का है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फोर्थ पॉइंट है आपका फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव
चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फोटोन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, एंड हेंस नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे कहेगा कि क्या फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होता है, तो क्या बताओगे, नहीं। रीजन क्या बताओगे कि फोटोन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। पांचवा पॉइंट, फोटॉन्स डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट सो इट्स रेस्ट मास इज जीरो। यानी देखो ये फोटोन है ना, फोटोन हमेशा ट्रेवल करते रहता है, यानी इसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेस्ट मास मतलब अगर फोटोन कोई बोलेगा कि रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उसका रेस्ट मास क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट है आपका, फोटोन है मोमेंटम। अब फोटोन ट्रेवल कर रहा है यानी वो वेलोसिटी है उसके पास, तो उसके पास मोमेंटम होगा। तो P बराबर फॉर्मूला क्या याद रखोगे, h बाई लेमडा। h क्या है सबको पता है, प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी आपको पता होगा। यानी P बराबर E बाई सी बराबर h म्यू बाई सी, यानी ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, यानी इक्विवेलेंट अगर मास की बात करें तो h अपॉन में क्या हो जाएगा, c लेमडा, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में c लेमडा। आगे आओगे, पॉइंट नंबर 8, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन इट। मतलब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें प्रेजेंट है, इंटेंसिटी डायरेक्टली उसका प्रोपोर्शनल होगा। और ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट होता है फोटोन के एनर्जी से, है ना। तो एक बार ये सारे पॉइंट पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत होगा पूछो, क्योंकि इसमें अगर नीट का प्रीवियस ईयर उठा कर देखोगे तो यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो फोटोन के बारे में पूछ रखा है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, एक बार पढ़ो। किसी स्टेप में आपको डाउट होगा मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पढ़ो एक बार। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना जरूरी है, वैसे ही मॉडर्न यानी इस चैप्टर को जानने के लिए फोटोन के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए। तो फोटोन के जितने प्रॉपर्टी है वो सारा चीज़ इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लीजिए। ये 8वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये E बराबर mc² किसने बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था। तो आइंस्टाइन का E बराबर mc² फॉर्मूला याद रखोगे तो यहाँ से मास निकालोगे तो मास बराबर क्या हो जाएगा, E बाई c², यानी E क्या होता है, hc होता है, hc होता है। और c को जब मतलब पलटोगे तो ये c से c कटेगा तो h अपॉन में लेमडा c हो जाएगा, यानी वेवलेंथ के टर्म में मास क्या हो जाएगा, h अपॉन में लेमडा c। तो E बराबर mc² आपको याद होगा, ये मास किसका है, फोटोन का। फोटोन का मास कितना होगा, h अपॉन में लेमडा इंटू c। इसके बाद आगे आओगे तो कुछ की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इंटेंसिटी पहले से ही जानते हो, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है आपका पावर अपॉन में एरिया। तो पावर अपॉन में एरिया हो गया। अब पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो इस पावर को मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी अपॉन में टाइम। ए पहले से था, ए ऐसे लिख दिया। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी इंटेंसिटी कोई पूछेगा कि एक्चुअली मीनिंग क्या है उसका, तो आप बताओगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। अब पॉइंट सोर्स है, मान लो पॉइंट सोर्स का मतलब पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे निकल रहा है समझो, तो जो पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी होगा वो P अपॉन में 4πr² होगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंसिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, यानी r अगर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी कम होगा। कैसे कम होगा, इसके स्क्वायर से। लेकिन अगर लाइन सोर्स होगा, मान लो सोर्स कुछ ऐसा है और यहाँ से आपका लाइट निकल रहा है, तो उस केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन में 2πrl। ये सिलेंडर की तरह फॉर्मेट होगा, सिलेंडर का आप लोग जानते हैं एरिया क्या होता है 2πrl। तो I जो होगा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, यानी पॉइंट सोर्स रहा तो 1/r², लाइन सोर्स रहा तो 1/r। एक बार इसको देख लो क्या याद ही हो गया होगा। पॉइंट सोर्स के लिए 1/r², लाइन सोर्स के लिए 1/r, ठीक है। नेक्स्ट आओगे तो रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स, है ना। तो देखो आप लोग जानते हैं
मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी पी क्या हो जाएगा ई बाई सी, और यहाँ पर जब फॉर्मूला रख के कन्वर्ट करोगे तो एच बाई लेमडा भी आ जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा एच बाई लेमडा, अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ोगे वहां भी ये आएगा पी बराबर एच बाई लेमडा, या लेमडा बराबर आप लोग पढ़े होगे एच बाई पी जब डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ाया था, है ना। फोर्स क्या होता है आप लोग पहले से जानते हो, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो रेडिएशन प्रेशर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एफ बाई ए। तो यहाँ पर पावर इंटेंसिटी के टर्म में क्या होगा, तो P बराबर आई ए याद रखिएगा, यानी P बराबर आई ए नहीं याद रहता है तो पिया याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, पिया। पिया का मतलब क्या याद रहेगा कि P बराबर क्या होता है I इंटू ए। तो P क्या है आपका पावर, I क्या है इंटेंसिटी, A क्या है एरिया। तो पिया से याद रखिएगा क्या होगा पावर I बाई ए होगा। अब देखो इसमें 2-3 कंडीशन है उसको मैं पढ़ देता हूँ। फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये आपका ऐसा सरफेस है कि अगर यहाँ से लाइट जा रहा है तो परफेक्टली क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो जब टोटल मोमेंटम इसका निकालोगे तो देखो ई बाई सी जा रहा है और ई बाई सी ही लौट रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 बाई सी हो जाएगा। लेकिन जब पावर के फोर्स निकालोगे तो 2 पी बाई सी हो जाएगा, और पावर को क्या रख दोगे आई ए, तो 2 आई ए बाई सी हो जाएगा। तो ये अपने माइंड में रख सकते हो, यानी रेडिएशन प्रेशर, यानी प्रेशर की बात करेंगे तो 2 आई बाई सी हो जाएगा। इतना याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, एक बार देख लो। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2 ई बाई सी, फोर्स की बात करें तो 2 पी बाई सी, पी को रिप्लेस कर दोगे आई ए से बस, है ना। नेक्स्ट है आपका फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब ऑब्जॉर्बिंग सरफेस है तो यहां से जो एनर्जी गया ये क्या किया ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको तो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। तो उस केस में डेल्टा पी क्या हो जाएगा ई बाई सी ही हो जाएगा, और फोर्स पी बाई सी, पी को आई ए से रिप्लेस करोगे तो आई ए बाई सी हो जाएगा, और रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या था 2 आई बाई सी था। अब आप लोग जब मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को ए ले रहा था और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को आर ले रहा था। तो ए प्लस आर का सम किसके बराबर हो जाएगा 1 के, यानी जितना कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का सम 1 के बराबर हो जाएगा। बस ये याद रखना है, इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब जब एंगल पे रहेगा तो एंगल के चेंज में डेल्टा पी 2 ई बाई सी कॉस थीटा हो जाएगा, और पी को रिप्लेस कर दोगे तो 2 आई ए बाई सी कॉस थीटा हो जाएगा। रेडिएशन प्रेशर के टर्म में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो 3 केस था, पहला क्या था आपका परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, दूसरा ऑब्जर्विंग सरफेस था, तीसरा है आपका जब एंगल पे हो तब। नीट का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो देखना होगा तो देख लेना, नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से सारी चीज इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन आप लोग जानते क्या होता है, ई बराबर एच म्यू, यानी म्यू को सी बाई लेमडा लिखोगे तो एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। म्यू पहले ही बता दिया था क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्स, यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा सी बाई लेमडा। तो पहला पॉइंट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E माइनस फाइव। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे उनको फाइव का मतलब बताया गया होगा कि फाइव क्या होता है। फाइव क्या होता है एक बार आप लोग बोलो, फाइव क्या होता है, जो बच्चे सही से पढ़े बताओ फाइव क्या होता है, वर्क फंक्शन। याद आया फाइव क्या था वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा E माइनस फाइव। ई को मैंने एच सी बाई लेमडा से रिप्लेस कर दिया तो माइनस फाइव, सी बाई लेमडा को म्यू से रिप्लेस किया तो एच म्यू माइनस फाइव हो गया। काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स होता है, ठीक है। देखो आ ही गया, अगले स्लाइड में ही है वर्क फंक्शन 5, है ना। तो वर्क फंक्शन का यूनिट हम लोग ज्यादातर केसों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। तो ये होता क्या है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, यानी वर्क फंक्शन हो जाएगा एच म्यू नॉट बराबर एच सी बाई लेमडा नॉट। यानी एच की वैल्यू आप लोग जानते प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होता 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब यहाँ म्यू नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ से ध्यान देना म्यू नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यूनिट हर्ट्ज होगा, और लेमडा नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यहाँ पर हर्ट्ज नहीं आएगा, मीटर आएगा। तो देखो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी अकर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इसलिए ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर म्यू है, म्यू ग्रेटर क्या है, म्यू नॉट से है। म्यू नॉट क्या था आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अकर करवाना है तो फ्रीक्वेंसी जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे, बोलो। जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। अब जो इस बात पे मैं गौर करवा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी से कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे। अरे ये रिलेशन, ये रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाओगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी दिया है उससे कम लेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन का पार्ट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा दिए गए फ्रीक्वेंसी से कम लेना होता है, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अकर करवाने के लिए। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिए गए वेवलेंथ से ज़्यादा लेना होगा कि कम लेना होगा, ज़्यादा लेना होगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अकर करवाने के लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? इस बात को एक बार माइंड में बैठाओ। ये जितना स्लाइड है पढ़ो एक बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, ये सब पढ़ो, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है पूछो। इसमें जितने भी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो इसको। चलो देखो, उसके बाद है आपका वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, यानी मेटल जैसा होगा उस पर वर्क फंक्शन आपका डिपेंड करेगा। मेटल सोडियम का है तो वर्क फंक्शन उसका कुछ और होगा, मेटल अगर आपका प्लेटिनम का है तो उसका वर्क फंक्शन कुछ और होगा। यानी अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड से पूरी इंपॉर्टेंट बातें करें तो इस पूरी स्लाइड से पूरी इंपॉर्टेंट बातें यही है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स E माइनस फाइव के बराबर होता है। फाइव आपका वर्क फंक्शन होता है। E माइनस फाइव जानते हैं तो E बराबर hc/λ आपको अपने आप याद होगा। E बराबर h म्यू होता है, ये भी आपको पता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो दिए गए फ्रीक्वेंसी से कम लेना होगा, और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा वो दिए, एक याद करो तो अपने आप याद हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिश्ता है, उल्टा। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम ले रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, बोलो, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे। मेटल का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करेगा। तो इसके बाद अगर आओगे तो इसमें रेंज आपसे पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का रेंज क्या होगा। तो मिनिमम इसका रेंज 0 होगा और मैक्सिमम जो रेंज होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का रेंज मिनिमम 0 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर। इससे मेरे डीपीपी में क्वेश्चन भी है, अभी करवाऊंगा तो समझ में आएगा। बस ये याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। चलो अब देखो ये ग्राफ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इसमें जितने भी ग्राफ है ना, या तो समझ लो या तो रट्टा मार लो, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। तो ये ग्राफ आपके किसके बीच का है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स और वर्क फंक्शन के बीच का है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या है, h म्यू माइनस फाइव, माइनस की वजह से इसका जो इंटरसेप्ट है निगेटिव पे है। तो आप लोग जानते स्लोप क्या होता है, y बराबर mx माइनस सी। थोड़ा सा अगर मैथ जानते होगे आप, ये इक्वेशन के बारे में जानते होगे तो आप जानते होगे कि y बराबर mx माइनस सी है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है h tan थीटा। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट यानी -5 है। तो वर्क फंक्शन देखो एक बार नीट में क्वेश्चन कैसा पूछा था, यहाँ O दे दिया था, यहाँ A दे दिया था, यहाँ B दे दिया था, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट दे दिया था C। तो आपसे बोला था कि इसमें जो वर्क फंक्शन है वो कौन सा एरिया है। तो वर्क फंक्शन वाला एरिया कौन सा है, ओ बी वाला एरिया है, ओ ए वाला एरिया है, कौन सा एरिया है,
अरे वर्क फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो ये वाला ए, वो ए जो है वो क्या है आपका वर्क फंक्शन है। तो जब ग्राफ पता रहेगा तभी तो बताओगे कि आपका क्या है वर्क फंक्शन है। स्लोप किसके बराबर है, तो कंपेयर करोगे तो स्लोप किसके बराबर है, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। तो आप ये ग्राफ को एक बार माइंड में बैठा लो। वर्क फंक्शन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बीच का ग्राफ कैसा होता है, एक बार अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। चलो नेक्स्ट आओगे, अब आ जाओ यहां से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इसको समझोगे तो ये सारे टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये क्या है लाइट का सोर्स है ना, और यहाँ पर आपका कैथोड है और यहाँ पर क्या है आपका एनोड है। तो जब ये लाइट सोर्स अपनी लाइट को कैथोड पे इंसिडेंट करवाएगा तो कैथोड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो निगेटिव से किधर जाएगा पॉजिटिव की तरफ। एनोड जानते हो आप लोग पॉजिटिव होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा करंट फ्लो होगा। तो उसी करंट को मैं क्या बोलूंगा फोटो करंट, क्या बोलूंगा फोटो करंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां से ना आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ पढ़ के जाना या ना जाना, इसको रट्टा मार के जाना। जो मैं बताने जा रहा हूं आखिरी 2 मिनट में सुन लो ध्यान से। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आपको यही 2 टर्म देगा और घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछेगा। देखो याद रखना, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोटो करंट क्या होगा बढ़ेगा। तो माइंड में बैठाओ, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से क्या हुआ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। आगे सुनो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है रिमेन्स सेम होता है, ये याद रखिएगा। तो ये इंटेंसिटी के टर्म में था। अब देखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट मत करना, यानी अगर इंटेंसिटी का टर्म देकर अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ पूछा तो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को भूल जाना कि इसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ भी कुछ है। तो यानी अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी सेम रह रहा है। अपने माइंड में 2-4 बोल के बैठा लो। फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या ख्याल है, तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ना का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वर्क फंक्शन क्या रहेगा रिमेन्स सेम रहेगा। एक बार पढ़ो इसको, 2-4 बार पढ़ के इसको दिमाग में बैठाओ। इतना याद रखते हो तो मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा 3-4 क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे ही बता दोगे। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वर्क फंक्शन रिमेन सेम होगा। पूछेगा पेपर में कि वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो राबिया क्या बताओगी वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। रोजमिन बताओ वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा। इसके पहले ही बताते आ रहा था, नेचर ऑफ मेटल पे। वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे। वर्क फंक्शन के बारे में कुछ भी पूछे तो माइंड में सिर्फ ये बैठा के चलोगे कि वर्क फंक्शन नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, उसके अलावा कुछ भी बोले उससे उसको रिलेट मत करना। यानी वर्क फंक्शन सिर्फ नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। अब आगे आ जाओ, ये आपका क्या है करंट और ये क्या है इंटेंसिटी। तो देखो अभी बताया इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट का मतलब करंट समझना, इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपका करंट क्या होगा बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है तो रिलेशन कैसा होगा, यानी एक चीज बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा तो रिलेशन ऐसा होगा। यानी फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के, लेकिन इंडिपेंडेंट होगा फ्रीक्वेंसी के। पहले ही बताया था ना कि फ्रीक्वेंसी से इसको रिलेट मत करना, यानी सिर्फ फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी का टर्म आया तो बोल देना कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अगर ग्राफ की बात करें तो ये आपका क्या है ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये करंट है। तो देखो करंट आपका इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो करंट जैसा है वैसे ही चल रहा है, यानी कांस्टेंट है। तो इतनी बातें, मतलब अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है
अगर इसको मेरे मान कर जाओगे, अगर इसको दिमाग में बैठा के जा रहे हो, स्लाइड दूंगा, इसको VVI करके इसका स्क्वायर लगा लेना और इसको 2-4 बार अपने दिलो दिमाग में बैठा के जाना। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो आप गलत करके नहीं आओगे, क्योंकि मैं नीट का PYQ देख रहा था, हर एक नेचर इसी पे सॉल्व हो जा रहा था, उसका हर एक क्वेश्चन इसी एरिया से सॉल्व हो जा रहा था। न्यूमेरिकल अगर कंसेप्चुअल बोला तो यहीं से आएगा, और कितना क्वेश्चन आता, 2 ही क्वेश्चन आता। तो मान लो एक यहाँ से पूछ लिया और एक हो सकता है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ से पूछ ले, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो लास्ट में जब स्मार्ट स्टडी किया जाता है ना, तो जो एरिया इंपॉर्टेंट है उसको बार बार देख के जाना होता है, सबको नहीं पढ़ के जाना होता। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, और जिसको मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देख लेना एक बार। चलो अब आगे आ जाओ, एक बार और बता दे रहा हूँ, ऐसा सबको याद हो गया होगा, सबको याद हो गया। रोजमिन बताओ, जो इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है, यानी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। हाँ गुड, इसका रिलेशन इससे अलग रखना। अगर इंटेंसिटी पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी वाले टर्म में जाके कुछ भी कह रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर लेना, मतलब जो है वही रहेगा। अगर इतना पकड़ लिए हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर पक्का है। आगे आ जाओ। अब है स्टॉपिंग पोटेंशियल का ख्याल। तो इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा, अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, मतलब करंट का फ्लो ही ना होना, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया और करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो देखो ये अब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फोटो, ये लाइट इस पे आ रहा था, लाइट पड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था। अब यहाँ पर ये बैटरी है, मैंने क्या किया, बैटरी के पोलैरिटी को मैं चेंज कर दूंगा। तो अगर ये माइनस है प्लस है, मान लो कि मैंने इसको प्लस बना दिया और ये क्या हो गया माइनस, तो ये प्लस की वजह से यहाँ पर आकर चिपक जाएगा प्लेट पे। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींचेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को उधर जाने ही नहीं देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उधर जा नहीं रहा है तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो लिखा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अपोजिट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से डिपेंड करते हैं। इस केस में क्या होता है, आपका फोटो करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में आपका फोटो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में फोटो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। ये है आपका वोल्टेज और ये क्या है आपका करंट, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है आपका नेगेटिव है। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच का ग्राफ है। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इसको याद रखना। और देखो यहाँ एक में ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां से करंट बढ़ेगा ही नहीं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा h/e माइनस φ/e। तो एक बार आपसे पेपर में क्या पूछा था, चलो मैं यही बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में लाया हूं मैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये आपका क्या है φe। तो आपसे बोला था कि जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू वर्क फंक्शन के टर्म में क्या होगा। तो जब देखो जब y बराबर आप कंपेयर करोगे mx माइनस सी से, तो बताओ इसका स्लोप किसके बराबर होगा। अगर ये आपको याद है, अगर पेपर में कहा कि स्लोप किसके बराबर होगा, तो बताओ स्लोप किसके बराबर हो जाएगा। अरे स्लोप का मतलब V0 और म्यू को छोड़ दो, जो कांस्टेंट टर्म होता है वही स्लोप होता है। तो बताओ स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, h/e के बराबर हो जाएगा। और इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, वर्क फंक्शन अपॉन में e के बराबर हो जाएगा। e का मतलब आपका क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ये भी VVI है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, v का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपका वेवलेंथ। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मान लो वेवलेंथ भूल भी गए तो आपको ये तो पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/λ, या लैम्डा क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। अपने माइंड में 2-3 बार बोल के बैठा लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। माइंड में बोल के बोलो, ये पूछ रखा है क्वेश्चन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और
और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। वर्क फंक्शन पहले ही पता है, नेचर ऑफ मेटल पे। ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, ईवी नॉट हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स एच म्यू माइनस 5 एच सी बाई लेमडा माइनस 5। ये भी, ये पूरा इक्वेशन रट्टा मार लेना। अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसी में से कोई एक इक्वेशन से रिलेटेड पूछेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्स ईवी नॉट के बराबर होगा। ईवी नॉट का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स एच म्यू माइनस 5, म्यू दिया रहेगा तो, अगर लेमडा दिया रहेगा तो एच सी बाई लेमडा माइनस 5। अगर पूरे अगर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछेगा तो एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ये पूरे स्लाइड से, तो ये आपको याद करना है। चाहे आप कैसे भी याद करो, नंबर तो आप ही को लाना है ना, तो इसको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब कहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या है, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो देखो यहीं से उठा लिया होगा। ईवी नॉट किसके बराबर है, देखो अब क्या किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी नॉट फ्रीक्वेंसी से रिलेट करवाएगा तो ईवी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एच म्यू माइनस 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से वी नॉट चाहिए मेरे को, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एच बाई ई म्यू माइनस 5 बाई ई। जब कंपेयर करोगे y बराबर एम एक्स माइनस सी से, तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा, h बाई ई, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया था। और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाई ई। एक बार इसको देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी ग्राफ को और ये जो मैंने लिखा है इसको देखो एक बार, पूरे ग्राफ को और इसको एक बार देखो। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा है, तो अगर मैं बोलूँ ना कि नीट में पूछा है तो उसको अच्छे से देखो, क्योंकि आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए उतना टाइम नहीं रहता। एनालिसिस क्या करोगे जब पढ़ते ही नहीं हो, तो एनालिसिस मैं करके आ रहा हूँ ना, तो इसलिए जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ो। देखता हूँ अगर हो जाता है तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो देखते हैं, खत्म हो जाता है तो क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे को ध्यान आ गया। क्या पूछा था, ये ओ था आपका, ये बी था और ये आपका ए था, है ना। और आपसे चार ऑप्शन दिया था कि जो आपका वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, सी डी। तो पहला ऑप्शन आपका दिया था ओ ए इंटू ई, दूसरा ऑप्शन दिया था ओ बी इंटू ई, तीसरा ऑप्शन दिया था ओ ए और लास्ट ऑप्शन दिया था ओ बी। चलो मैं क्वेश्चन बना दिया, आप लोग सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। आपसे बोला है कि वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, ये चारों ऑप्शन में से। सोचो और बताओ। कुछ बोलो, गलत या सही बोलो। इशरत क्या बता रही हो, बी। ठीक है, और कोई, और बिल्कुल सही बता रही है इशरत, वेरी गुड। ओ बी इंटू ई होगा। देखो ना वाई इंटरसेप्ट पे क्या है, ये वाला इंटरसेप्ट, जहां से ग्राफ जाए ना उसी को इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर ओ बी इंटरसेप्ट है, तो वाई इंटरसेप्ट की जगह सिर्फ ओ बी रख देते। तो यहाँ पर ओ बी बराबर किसके बराबर हो गया, साइन नहीं दिया था, 5 बाई ई है, मैग्नीट्यूड वाई, तो 5 बाई ई हो गया। तो यही तो वर्क फंक्शन है, यानी वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी इंटू ई के। ये नीट का क्वेश्चन है, समझ में आया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ को देख लीजिएगा। ये बात सबको समझ में आई कि दोबारा समझाऊं, सबको आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से।
इंटेंसिटी आ गया। अब देखो वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो, वही बात याद करो फिर दोबारा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा, बोलो मेरे साथ, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। क्या सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या रहा, रिमेंस सेम रहा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, रिमेंस सेम, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में ही फॉर्मूला एनर्जी का है। तो याद रखना इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। सब लोग अपने माइंड में 2-3 बार पढ़ो। इस चैप्टर से मॉडर्न फिजिक्स से आपका 5 नंबर में नहीं जाने दूंगा। और सेमीकंडक्टर से 4 क्वेश्चन, 9 चौका 36। अगर अभी से मेरे साथ मेहनत करते हो तो ये 36 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और जो मैं बोल रहा हूं उसको 2-4 बार दिमाग में पढ़ो। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन देगा कि मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले था V, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो बताओ इंटेंसिटी कितना बढ़ेगा। तो क्या बताओगे, इंटेंसिटी I है तो I ही रहेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलो तो अब यहाँ पर ग्राफ देखो, ये क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये देखो ये करंट है, और ये आपका क्या है, वोल्टेज है, और ये जो बारे में लिखा है वो क्या है बताओ, इंटेंसिटी। तो देखो इंटेंसिटी पहले कम था तो I1 है, इंटेंसिटी को बढ़ाया I2 हुआ, इंटेंसिटी को बढ़ाया I3 हुआ। अब बताओ देखो कितना अच्छा ग्राफ है, इंटेंसिटी बढ़ाया I1, फिर बढ़ाया I2, फिर बढ़ाया I3। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां है वहीं पे है। अगर करंट की बात करें तो बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। देखो ये करंट है, तो अगर इंटेंसिटी I1 पे करंट I1 है तो इंटेंसिटी I2 पे करंट क्या है, I2। इंटेंसिटी I3 पे करंट क्या है, I3। समझ में आया। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। बच्चे ये सोचते हैं कि करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है इसका मतलब वोल्टेज भी बढ़ रहा होगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा वो क्वेश्चन गलत करके आएगा। तो बार बार आपके भेजे में मैं डाल रहा हूं, यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर वीक हो तो कंसेप्चुअल बातें को पकड़ो, यहां से स्कोर करो। फिजिक्स में अगर अभी से जो मैं पढ़ा रहा हूं 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर कर लेते हो, 9 चौका 36 नंबर कम नहीं होता है। जिसका कुछ नहीं आता वो 36 नंबर भी फिजिक्स में लाएगा, उसको सुकून मिलेगा कि मैंने फिजिक्स में नंबर लाया है। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो तो 100 प्लस लाएंगे, 150 भी लाएंगे, वो पेपर पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मेरे से रेगुलर क्लास लिया है वो अगर अभी तक मोमेंटम बनाए रखा और पढ़ लिया तो उसके फिजिक्स का चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, 45 क्वेश्चन में इतना प्रोबेबिलिटी जरूर रहेगा कि वो 25 क्वेश्चन करने की काबिलियत रखेगा। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, जहां से आपको प्रोबेबिलिटी मिले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना। तो क्या मैंने बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट बढ़ेगा। अब आ जाओ यहां पर, अब कहेगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर वही बातें रिपीट करो। इसलिए बोला था कि वो स्लाइड आपका इंपॉर्टेंट था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक बार माइंड में बोलो जो मैं बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो इसका ग्राफ, ये आपका क्या है, ये आपका करंट है, और यहां पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या है आपका वोल्टेज। तो देखो इस बार फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया है। तो देखो फ्रीक्वेंसी के केस में मैंने बोला था कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा तो करंट को देखो कांस्टेंट कर दिया है। अब करंट को कांस्टेंट किया, देखो μ1 पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, V01। μ2 बढ़ाओगे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, V02। μ3 बढ़ाए इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V03। समझ में आ गया सबको। तो इस दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां से समझो कि इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2026 में एक क्वेश्चन आ सकता है। इसको देखो एक बार, और कोई डाउट है तो पूछो। पेपर के बाद देखना, और जो मैं बोल रहा हूं एक बार अप्लाई करना, पढ़ के जाना इसको अच्छे से। हाँ बोलो।
ये वाला समझा दूं। देखो यहाँ ये वाला तो समझ में आ गया होगा, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, करंट पे फर्क पड़ रहा था। अब इसको रिलेट करो, इसको रिलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी, देखो करंट इधर है, फ्रीक्वेंसी इधर है, तो करंट और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन नहीं है, तो करंट कांस्टेंट है। अब मैंने क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो पहले फ्रीक्वेंसी μ1 था, ये फ्रीक्वेंसी है, तो उस पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है V01। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। मैग्नीट्यूड वाइज देखो, साइन वाइज नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर जाएंगे तो कम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखो, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी V01 है तो ये क्या हो गया V02, फिर बढ़ा तो ये क्या हो गया V03। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पे नीट में क्वेश्चन पूछता है। बच्चे पढ़ के नहीं जाते, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या टिक करना है, लेकिन पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन लाया हो उसको लगा लोगे तो ये चैप्टर का काम आपका हो जाएगा। इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप एसी में मेहनत करोगे उतना कम मेहनत में यहाँ से स्कोर कर लोगे। तो क्या स्मार्ट तरीका लगाना है वो सिलेबस खत्म करने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक को छोड़ के किसी भी हालत में नहीं जाना है। चलो अब तक आ गया रोशनी समझ में। चलो तो अब आगे चलते हैं। आगे की पॉइंट वही है, ये आपका क्या है, विप जियोर है। आप लोग जानते हैं विप जियोर। देखो विप जियोर जब भी लिखोगे ना तो यहाँ देखो क्या चीजें है, मतलब इधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। विप जियोर में क्या होता है, उधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो अगर उधर जाने से वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, यानी इधर जाने से वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, ये चीज याद रखना। अब यूजफुल कन्वर्जन है यहाँ पर, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा है कितनी बार, सुनो यहाँ पर H और C को जब मल्टीप्लाई करोगे, H की वैल्यू जानते, C की वैल्यू जानते, तो HC को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 10⁻⁻25 जूल आता है, ये याद रखना। एग्जाम में मल्टीप्लाई मत करने लगना। अगर वेवलेंथ बोलेगा नैनोमीटर में, किस में बोलेगा, नैनोमीटर में, और काइनेटिक एनर्जी किस में दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि वेवलेंथ मान लो कहेगा कि 10 नैनोमीटर है, वेवलेंथ कितना है 10 नैनोमीटर है, तो आपसे कहेगा काइनेटिक एनर्जी बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना 1240 और जो वेवलेंथ दिया है वो रख देना, तुरंत आंसर आएगा। नीट में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और कितना आसान नंबर लेना है समझ रहे हो, सिर्फ लेमडा की वैल्यू रख के आपको आंसर निकाल देना है। कभी कभी क्या करता है, वेवलेंथ नैनोमीटर में ना देकर एंगस्ट्रॉन में देता है। जैसे बोलेगा कि 100 एंगस्ट्रॉन है तो उस केस में 12400 याद रखना, 12400। तो लेमडा के अगर एंगस्ट्रॉन में रहा तो लेमडा एंगस्ट्रॉन में 12400 में अपन करना, अगर मान लो नैनोमीटर में रहा तो 1240 अपन में लेमडा कर देना, और जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इफ वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर v1 एंड v2, देन आपको ये याद रखना है। चाहो तो इसको स्किप कर दो, कभी पूछा नहीं है क्वेश्चन तो इस बार भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो 2 फॉर्मूला है इसको याद रखना। अगर लेमडा नैनोमीटर में दिया तो 1240 अपॉन में लेमडा, अगर लेमडा एंगस्ट्रॉन में दिया तो 12400 अपॉन में लेमडा। क्लास में इस पर क्वेश्चन मैंने करवाया होगा। अब वेव नेचर ऑफ मैटर आ गए डी ब्रोगली साहब, तो ऐसा करता हूँ आज की क्लास पूरा स्लाइड समझा देता हूँ, कल मंडे को इसका क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जल्दी हो जाएगा फिर, और मंडे को एक बार पढ़ के आना और इसके साथ क्वेश्चन अटैच्ड है 15, उस 15 क्वेश्चन को एक बार लगा के आना। तो पहले से लगाए रहोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ डाउट है कहाँ नहीं डाउट है। तो वेव नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है, डी ब्रोगली वेव ऑफ मैटर वेव, मतलब डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो आपका लाइट है वो दोनों नेचर शो करता है। समझ में आया, दोनों नेचर का मतलब जैसे लाइट वेव की तरह भी बिहेव करेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और उसने ये भी बोला कि अगर लाइट एक टाइम पे वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उस समय उसका पार्टिकल नेचर शो नहीं होगा, अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो उस समय उसका वेव नेचर शो नहीं होगा, मतलब एट ए टाइम वो एक ही नेचर को शो करेगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, H अपॉन में P आप लोग जानते हैं। अब देखो ये जितना लिखा हुआ है ना ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जितना लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है।
तो अगर अच्छे बच्चे हो तो जरूर इसको पढ़ के जाओगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, एच अपॉन में पी, पी के बारे में जानते हैं, एच को ऐसे ही रखा, एम भी। अब देखो आप लोग जानते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, वो भी काम बन जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कि बोल्ट्जमान टेम्परेचर के टर्म में देगा तो 3 kmt, km क्या है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी पोटेंशियल के केस में देगा तो h अपॉन में √2m⁴ क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझो। आपसे कहेगा कि अगर मैं पोटेंशियल को चार गुना कर दिया, पोटेंशियल को 4 गुना कर दिया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अगर पोटेंशियल को 4 गुना करूंगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। कितने टाइम्स कम हो जाएगा, हाफ टाइम्स, मतलब 4 को बाहर निकालोगी तो 2 आएगा, तो 1/2 का मतलब क्या, हाफ टाइम्स। समझ रहे हो। कहेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं 9 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, 1/3 टाइम्स से वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो यही सब रिलेशन। टेम्परेचर कहेगा बढ़ा दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो मतलब ये सबसे रिलेट करता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो उसने देखो डी ब्रॉगली ने कहाँ कहाँ इंटर मार लिया, आपका लाइट में तो था ही टेम्परेचर, यानी वो मतलब हर एक फिजिक्स के एरिया में वो इंटर कर गया था, इसलिए डी ब्रॉगली बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इसको याद रखना। अब सबके बारे में लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वी क्या है। काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हैं 3/2 kT, इस पे कितना क्वेश्चन किए थे, kV बोल्ट्जमान, टी टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लेना होता है ये सब पहले से ही जानते हैं, केल्विन में लेना होता है, ठीक है। अब आ जाओ थर्मल न्यूट्रॉन। अब देखो अलग अलग के लिए वेवलेंथ इसने अलग अलग मैंने पहले ही फॉर्मूला बना के दे दिया है। तो अगर मान लो न्यूट्रॉन आ जाएगा तो उस केस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, 30.83 अपॉन में √T, टी दिया रहेगा और ये आंसर एंगस्ट्रॉन में आएगा। ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन का पूछता है, और तो मैं तो कहूंगा कि सब कुछ मत करके जाना, इलेक्ट्रॉन वाला याद करके जाना, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास में देखे होंगे इसी पे बार बार न्यूमेरिकल में करवा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 12.27 अपॉन में √V, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में। ये V सिर्फ दिया रहता है, आपसे कहेगा कि V इतना है तो बताओ इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा, तो 12.27 अपॉन में √V। प्रोटॉन रहा तो 0.286 अपॉन में √V। अगर न्यूट्रॉन रहा, इतना पूछा नहीं है लेकिन पढ़ लो, 0.20 नहीं पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ के जाना। अल्फा पार्टिकल का ये आएगा, अब सब चीज लिखा हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल याद करो, एक टेबल दिया था वहां पर मैंने बताया था कि चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा, वो कौन से चैप्टर में था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में था, तो वो आपको याद रखना है। अब रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोला है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी, यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेमडा प्रोटॉन अपॉन में लेमडा इलेक्ट्रॉन, C √2m/e। एक बार इधर देखो, ये वाले फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रॉन वाले अपने दिमाग में अभी बैठा लो, इलेक्ट्रॉन वाला अभी ही बैठा लो, 12.27 अपॉन में √V, ठीक है। और भी है क्या, हाँ ये लास्ट होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझ में आ गया, ये वाले फॉर्मूला माइंड में बैठाओगे एक बार। ऐसे देखो याद करने की जरूरत नहीं है, H/P होता है, PmV होता है, P और काइनेटिक एनर्जी में पहले से रिलेशन जानते हैं, √2m के ही होता है, √2 हो जाएगा। अगर वोल्टेज के टर्म में होगा तो 2mq इंटू V हो जाएगा। हालिया दिमाग में बैठा ली, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, ये आप इलेक्ट्रॉन का याद लो, 12.27 अंडर अपॉन में V। अब लास्ट है ये, इसको देखो ये क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन ये क्या नया नाम है, दो प्रकार का कोलिजन पढ़े थे, इलास्टिक कोलिजन पढ़े थे और इन इलास्टिक कोलिजन पढ़े थे, थोड़ा सा उसका भी रिवीजन करवा देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व था, रोजमिन बताओ, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व रहता था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता था। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता था, इन इलास्टिक कोलिजन में आपका मोमेंटम कंजर्व रहता था लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता था। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना। तो x एंड y हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा x लैम्डा y रेस्पेक्टिवली, तो इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में px माइनस py कर देंगे, तो p का मतलब h बाई लेमडा, x का मोमेंटम तो h बाई लेमडा x, h बाई लेमडा y। अगर सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा x लेमडा y
वाई लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई, ये सब की वैल्यू दिया रहता है और आपसे लेमडा पूछेगा तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर मान लो इफ दे आर मूविंग एट राइट एंगल, अब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस केस में ये याद रखना 1 बाई लेमडा स्क्वायर प्लस बराबर 1 बाई लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई लेमडा वाई स्क्वायर। एक बार इसको दिमाग में बैठाओ, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा तो कैसे निकालेंगे, देख लो एक बार।